नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने वास्तविक संख्याओं पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न फर्स्ट है इसका, नीचे दी गई संख्याओं में बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। आपको बताना है कि संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। तो पहला है आपका 2 माइनस के √5। देखिए 2 माइनस के √5, तो 2 कैसी है आपके पास, 2 है परिमेय संख्या, और √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें व घटाएं तो किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या करें, जोड़ करें, तो हमारे पास संख्या कैसी प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना, क्या पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय होता है। अगर दो संख्याएं हैं, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो उनका जोड़ करने पर या घटाने पर हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और यदि हम दो संख्याएं जिनमें एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, उनका गुणा व भाग करें तो हमारे पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और शर्त यह है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। और यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग करें तो क्या प्राप्त होता है, परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, परिमेय संख्या जोड़ना है अपरिमेय संख्या के साथ में, तो क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। तो 2 माइनस के √5 कैसी संख्या हो गई मेरी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला देखिए, 3 प्लस √23 माइनस के √23। तो देखिए 3 प्लस के √23 माइनस का √23, तो माइनस के √23 से माइनस के √23 कैंसिल आउट, ये हो गया मेरा कितना, 3। तो 3 कैसी संख्या है मेरी, 3 मेरी परिमेय संख्या है। तो अगर मेरी 3 परिमेय संख्या है तो ऊपर वाली संख्या भी कैसी हो गई मेरी, ये संख्या भी कैसी हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका 2 √7 बटे 7 √7। अब आप देखिए 2 √7 और 7 √7। ठीक है, तो देखिए आप √7 से √7 कट गया। हमने क्या पढ़ा था, परिमेय से परिमेय को और अपरिमेय से अपरिमेय को। तो √7 से √7 कट गया, ये आ गया आपका 2/7, और जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई मेरी, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो गई आपकी, 2 √7 बटे 7 √7 परिमेय संख्या हो गई। चौथा देखिए इसका 1 बटे √2। तो आप बताएं 1 बटे √2 कैसी संख्या हो गई। देखिए हमने पढ़ा था परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, वह अपरिमेय संख्या। तो यदि हम दो संख्याएं जिनमें से एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, उनका गुणा करें व भाग करें तो किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और शर्त क्या है कि जो परिमेय संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे हमारे पास एक तो एक है व एक है √2। तो जो परिमेय संख्या है एक, वो कैसी है, वो मेरी जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो बताओ 1 बटे √2 कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, क्यों हो जाएगी अपरिमेय, क्योंकि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं जिनमें से एक परिमेय है तो परिमेय तो हो गया एक, और अपरिमेय संख्या हो गई √2। तो उनका गुणा व भाग करने पर क्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। अगला देखिए 2 पाई। तो देखिए 2 पाई को हम लिख सकते हैं 2 गुणा पाई। 2 कैसी है, परिमेय, और पाई कैसी है, अपरिमेय। तो परिमेय का अपरिमेय से गुणा करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 2 पाई कैसी हो गई मेरी, 2 पाई हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। हमने सर्व समीकरणाएं पढ़ी हुई है और उनकी सहायता से हम इन व्यंजनों को सरल करेंगे। तो देखिए पहला 3 प्लस √3 का
आपको गुणा करना है 2 प्लस के अंडर रूट से। तो बताओ कौन सी सर्वसमीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? हमने सर्वसमीका पढ़ी थी कौन सी? a प्लस बी और c प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे रूट लग रहा है b पर, तो अंडर रूट b पर रूट हो जाएगा, और d पर रूट हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा। और किस तरह से करते हैं? a का गुणा पहले c के साथ, फिर a का गुणा अंडर रूट d के साथ, फिर b का गुणा c के साथ, और फिर अंडर रूट b का गुणा अंडर रूट d के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस 3 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ, फिर प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 2 के साथ, और फिर प्लस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ। तो कितना कितना आ गया देखिए, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 रूट 2, ये हो गया आपका 2 रूट 3, और ये हो गया देखिए अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। हम जानते हैं कि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी के बराबर होता है। ये सर्वसमीका हमने पढ़ी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा 3। तो ये आ गया आपका 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, और ये कितना आ गया आपका अंडर रूट 6। तो ये आपका हो गया सरल। ठीक है, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है, सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करना है। पहली सर्व समीकरण हमने करी a प्लस रूट बी गुणा सी प्लस रूट डी, और यहां पर कैसे हुआ, ये अंडर रूट ए अंडर रूट बी का गुणा किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए बी के बराबर होता है। अगला देखिए 3 प्लस रूट 3, और कितना गुणा करना है इसका, 3 माइनस के रूट 3। कौन सी सर्व समीकरण, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, सॉरी b हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b, तो कितना 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, और 9 माइनस 3, तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, कितना होता है ये हमारा, a स्क्वायर माइनस बी होता है, तो a हो गया 3, 3 का स्क्वायर, b हो गया हमारा 3, 3, तो 9 माइनस 3 बराबर 6। अगला देखिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या पढ़ा था हमने सरल समीकरण में, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था, ये था हमारा a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, ये आप या तो इससे खोल सकते हैं, नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 5, 2 अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए बी के बराबर होता है, और प्लस 2, तो ये हो गया 7 प्लस 2 रूट 10। कितना आ गया इसका आंसर, 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, अगर इस तरह से करते तो a कितना है 5 प्लस 2 अंडर रूट ए बी कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 और प्लस 2, तो ये हो गया 7 प्लस 2 रूट। तो चाहे तो आप सर्व समीकरण लगा के करें अंडर रूट पर, या फिर यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के करें। ठीक है, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। अगला देखिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो देखिए अंडर रूट 5 का अंडर रूट 2, इसका गुणा करना है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। कौन सा सर्व समीकरण लगाएंगे, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का गुणा कर रहे हैं हम अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा a माइनस b के बराबर। किसके बराबर होता है, a माइनस b। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a कितना है 5 और b कितना है 2, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, तो वृत्त की परिधि कितनी मानी है इन्होंने, c मानी है, और उसके व्यास मान लीजिए d, तो व्यास कितना मान लिया, d मान लिया, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई को हम लिख रहे हैं c बटा d। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों ये जो आपका प्रश्न है
ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं आते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, ये बस आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है आपका एक प्रश्न और इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि हम पाई को सी बटे डी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पाई को सी बटा डी लिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए क्या क्या है, वृत्त की परिधि है सी, तो वृत्त की परिधि कितनी है? सी। ठीक है, तो देखिए सी बराबर कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और 2r मतलब त्रिज्या का 2 से गुणा करने पर व्यास मिलता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा पाई गुणा व्यास। ठीक है, ये परिधि का सूत्र हो गया। ठीक है, अब व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास हमें दिया हुआ है डी, तो व्यास हो गया हमारा डी, तो इसका मतलब सी बटा डी बराबर पाई, तो सी बटा डी कितना आ गया, पाई के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपसे ये कह रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और सी बटा डी कैसा होगा? सी बटा डी कोई भी नंबर जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब सी बटे डी कैसा आ गया, तो इस हिसाब से सी बटा डी तो परिमेय हो गया और पाई हो गया अपरिमेय। तो अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई जब सी बटा डी परिमेय हो गया, पाई अपरिमेय हो गया, और हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, तो अब कह रहा है कि भाई एक तो परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है, तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? भाई सी बटे डी तो हो गया परिमेय और पाई हो गया अपरिमेय, तो फिर सी बटा डी पाई के बराबर कैसे हो गया, जबकि इसने तो बराबर कर रखा है। तो इस चीज के बारे में इसको आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनमें से एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं गुणा भाग में। तो देखिए अगर हमारे पास सी बटा डी है, ठीक है, और मैं ये कह दूं कि यहां पे सी मेरा परिमेय है और डी मेरी कैसी है, अपरिमेय है। थोड़ी देर के लिए माने आप कि ठीक है सी बटा डी है और सी मेरा क्या है, परिमेय, और डी मेरा क्या है, अपरिमेय। अब देखिए ये मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिए सी आपकी क्या है, वृत्त की परिधि, और डी आपका क्या है, व्यास। परिधि एक दूरी तो होती है, हम इसको मीटर में सेंटीमीटर में इस तरह इकाई में मानते हैं। तो ये मान आपका जो परिधि का है या व्यास का है, जैसे देखो डी बराबर, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार 2, 5, 10 इस तरह का ही व्यास मिले, आप इस तरह का व्यास भी ले सकते हो 1.01, ठीक है, फिर 001, या फिर एक काम करें इसको ऐसे लिख दो, एक सेकेंड, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 9.0900900009 इस तरह से अनंत तक। ठीक है, आप व्यास को एक अपरिमेय संख्या भी मान सकते हैं, और हम समस्या सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं गणित में, इसका अनुमानित मान मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.1, ये हमने माना। ठीक है, तो अब 9.1 इसको हमने परिमेय मान लिया। ठीक है, ये अपरिमेय था लेकिन हमने इसको परिमेय मान लिया सवाल को हल करने के लिए। तो देखिए जब इस तरह से आपके पास दिया हुआ हो, इसका मतलब व्यास और परिधि आपके पास परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो यदि आपके पास मान के चलिए सी परिमेय है और डी अपरिमेय है, और एक कंडीशन आपके पास ऐसी आती है जब आपका सी अपरिमेय है और डी परिमेय है, और एक आपके पास आता है सी बटा डी जब सी भी अपरिमेय है और डी भी क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए ठीक है, ये माना। ठीक है, देखिए क्या होगा जब यदि आपके पास सी बटा डी में सी परिमेय है और डी अपरिमेय है, ठीक है, तो बताओ कैसी संख्या होगी। हमें पता है दो संख्याएं जिनमें एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है, उनका भाग देने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। शर्त क्या है कि जो परिमेय संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप मान के चलिए अगर आपके पास सी अपरिमेय होता और डी परिमेय होता, तब भी क्या आता,
तब भी आपकी ये संख्या अपरिमेय आती है। अब यदि आपके पास दो अपरिमेय संख्याएं हैं, सी भी अपरिमेय है और डी भी अपरिमेय है, और हम जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का भाग देने पर हमारे पास परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। तो देखिए, यदि क्या हुआ, ये दोनों बराबर हुए, मान के चलिए अपरिमेय भी हुए, नीचे वाला भी अपरिमेय है, तो इसका मान परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो अब इसका मान परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपने क्या बोला था, सी बटा डी को पाई के बराबर लिखा था। ठीक है, तो अब देखिए, सी बटा डी हमारा अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, सी बटा डी हमारा अपरिमेय भी हो सकता है और सी बटा डी हमारा परिमेय भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो सी बटे डी है वो क्या है, आपका कोई फिक्स मान नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, सी बटा डी आपका फिक्स मान नहीं है, जैसे कि 2/3 होता है, ऐसे यहां पे सी बटा डी फिक्स नहीं है। यहां पे ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट में मान रहे हैं। ये इक्वल, कंप्लीटली इक्वल नहीं है, सी बटा डी पाई के बराबर नहीं है, बस आगे चल के कुछ पॉइंट तक हो रहा था तो हमने इसको बराबर में अप्रोक्सीमेशन में मान लिया। ठीक है, तो क्या समझे कि सी बटा डी हम यहाँ पाई लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये हमने अनुमान करके माना हुआ है, क्योंकि सी बटा डी की वैल्यू परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। समझ में आया तो सबको? ये बस प्रश्न आपको समझने के लिए था कि कैसे कैसे हम इन चीजों को बना सकते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा ये प्रश्न। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करते हैं। तो बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जैसे आपको 9.3 को प्रदर्शित करना है तो आप 9.3 सेंटीमीटर का क्या कर दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये कितने का हो गया, 9.3 का हो गया। ये हमने कितने का मान लिया, 9.3 का। ठीक है, क्लियर हो गया, ए बी रेखा मान ली 9.3 की। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बी को एक इकाई आपको आगे बढ़ाना है और उसको सी नाम देना है। ठीक है, हमने कराया हुआ है प्रॉपर, यही चरण होते हैं हमारे पास। पहला चरण क्या है, ए बी 9.3 इकाई का रेखा खींची, बी को एक इकाई आगे बढ़ाया, उसको सी नाम दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, हम निकालेंगे एसी का मध्य बिंदु। अगला चरण क्या है, एसी का मध्य बिंदु। तो मान के चलिए ये आपका एसी का आ गया मध्य बिंदु और इसको नाम दे दिया ओ। ठीक है, क्या आ गया, एसी का मध्य बिंदु ओ आ गया। इसके बाद चरण क्या है, इसके बाद चरण ये है कि या तो आप ओ ए, क्योंकि देखिए अगर ये मध्य बिंदु है तो ओ ए बराबर किसके आ गया, ओ ए बराबर ओ सी आ गया, ओ ए बराबर ओ सी आ गया, और ओ क्या है, ए सी का मध्य बिंदु। ठीक है, ये क्या है, ए सी का मध्य बिंदु, ये दूरी है एक इकाई। ठीक है, ये ए सी का मध्य बिंदु। फिर क्या करना है, देखो ओ ए त्रिज्या का हमें क्या लेना है, ओ ए त्रिज्या का चाप लेके प्रकार की सहायता से हमें क्या बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है। इतने का हमने प्रकार में चाप लिया, इसको केंद्र माना, यहां से ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाया, ये आपका हो गया अर्धवृत्त। क्या कराया है हमने, ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाया है। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या का अर्धवृत्त। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, ओ ए त्रिज्या का अर्धवृत्त। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का चरण क्या है कि बी बिंदु से यहां पे एसी पर क्या करना है, लंब डालना है। तो देखिए ये हो गया आपका लंब, क्लियर है, ये हो गया आपका लंब। ठीक है, ये आपका लंब हो गया और जो बिंदु प्राप्त होगा उसका नाम रख दिया टी। ठीक है, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताओ इस बीडी की कितने होगा इकाई, ये बीडी की दूरी कितनी होगी, बीडी की दूरी कितनी होगी, √9.3 होगी। और कैसे होगी, हमने ये पढ़ा हुआ है पाइथागोरस से। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे, ये दूरी हो जाएगी उससे, तो ये मान कितना आ जाएगा बीडी का, बीडी का मान आ जाएगा आपका 9.3 अंडर रूट। ठीक है,
तो जैसे ही BD का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बहुत सिंपल है, देखो क्या करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास B है ना, यहां से चालू करेंगे, इसको हम संख्या रेखा पर 0 मानेंगे। ये 1 दूरी पर है तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से संख्या रेखा को आगे बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर ये जो BD आपका आया है ना, इस BD का क्या करेंगे, BD का चाप लेके O को केंद्र मानकर इसको आगे कट कर देंगे। देखिए इतना आपने प्रकार में चाप लिया BD के बराबर, तो BD का चाप लिया, O पे रखा और O पर इसको संख्या रेखा को कट कर दिया। तो देखिए यहां से क्या किया, ये मानकर आपने इसको कट कर दिया और यही कितना आ गया आपका, यही हमारा आ गया √9.3 आ गया। ये जो ई बिंदु प्राप्त हुआ, ये ई बिंदु संख्या रेखा पर हमें √9.3 को बताता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या किया है। सबसे पहले ए बी लिखा 9.3 इकाई का, उसके बाद बी से 1 इकाई आगे सी को बढ़ाया, उसके बाद में क्या किया, ओ निकाला, ए सी का मध्य बिंदु, ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा। इस अर्धवृत्त को खींचने के बाद ये हमने बीडी लंब डाला है एसी पर, जो कि कितना आ गया, √9.3 आ गया। और ये √9.3 कैसे आता है, ये हमने पाइथागोरस से पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस बीडी को त्रिज्या मान, बीडी का चाप लिया, ओ से रख के संख्या रेखा पर काट दिया और ये जो ई बिंदु प्राप्त हुआ है, यही √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्न के हरों का परिमेकरण कीजिए। देखिए हमने हर परिमेकरण पढ़ा हुआ है, तो किस तरह से करेंगे, 1/√7 का हर परिमेकरण। देखिए यदि आपके पास अंडर रूट में सिर्फ एक संख्या है हर में, तो क्या करते हैं, उस संख्या का अंश व हर में गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा √7 और √7 का √7 से गुणा करने पर आ गया आपका 7। तो कितना आ गया आपका 1/√7 का हर परिमेकरण ये आ गया √7/7 आ गया। अगला देखिए इसमें 1/√7 माइनस √6। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे करेंगे हर परिमेकरण। मैंने आपको बताया था कि √7 माइनस √6 यानी कि क्या, यहां पर अगर आपका माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां पर अगर आपका माइनस आ रहा है तो कैसे करेंगे, विपरीत चिन्ह से। अगर माइनस आ रहा है तो प्लस से, प्लस आ रहा है तो माइनस से। तो √7 का √7 लिखे, माइनस का लिख दीजिए प्लस और √6 और अंश में हर में गुणा कर दीजिए। कितना आएगा देखिए, ऊपर आएगा √7 प्लस √6 और नीचे कितना आएगा, नीचे आपका आएगा 7। देखिए √a माइनस √b सर्वसमीका हमने पढ़ी हुई है, √a माइनस √b गुणा √a प्लस √b इसके बराबर होता है ये a माइनस b के बराबर। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, हो गया हर परिमेकरण इसका। ठीक है, अगला देखिए 1/√5 प्लस √2। तो देखिए इसका कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का, और प्लस का आए तो किससे गुणा करेंगे, माइनस वाले से, यानी कि √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहां बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस करेंगे, और अगर आपका माइनस का चिन्ह आ रहा है तो किसको करेंगे, प्लस को करेंगे, और बाकी की दोनों संख्याएं एज इट रहेंगी। देखिए √5 माइनस √2 और बटे में कितना आ गया, सेम देखिए √a प्लस √b और मल्टीप्लाई बाय √a माइनस √b किसके बराबर होता है, ये a माइनस b। तो a माइनस b मतलब 5 माइनस 2, तो कितना 1/3 √5 माइनस √, आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 1/3 √5 माइनस √2। ठीक है बच्चों, ठीक है। चौथा देखिए 1/√7 माइनस 2। देखिए 1/√7 माइनस 2। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 में तो रूट आ ही नहीं रहा। अरे हमें उससे थोड़ी ना मतलब है कि 2 में रूट आए या नहीं आए, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर रूट आ रहा है हर में, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस चिन्ह परिवर्तित करना है। तो किससे गुणा करेंगे, √7 प्लस 2 से और √7 प्लस
2 से। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 7 प्लस 2 और बटे में कितना आएगा, देखिए आपकी सर्व समीका अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी, ये हो गई आपकी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4। तो आपका आंसर आ गया 1/3 अंडर रूट 7 प्लस का, ये हो गया आपका आंसर। तो यहीं पे हमारा ये जो प्रश्नावली 1.4 है वो होता है खत्म। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पे घातांकी नियम। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं आप सभी को मेरा कक्षा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।